जो मोदी के लिए अपशब्द जितने ज्यादा बोले उतनी ज्यादा उस व्यक्ति को प्राथमिकता दो। आपने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। हिंदी को गाली देना और हिंदू धर्म को गाली देना क्राइटेरिया है, समझ में आया। तीसरा ऐसा क्या जो इससे भी बयान है? तीसरा अनैतिक कार्य, किसी धर्म के गाली बोले और एक राष्ट्रीय पार्टी चुप रहे तो ये तो मौन सहमति हो गई आपकी। उस व्यक्ति ने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं, वो ये चिट्ठी लिख रहा है, उसको क्या पता एक आदमी जो कांग्रेस में निर्णय ले रहा है उनका नाम अभी तक आपने नहीं लिया। वो सोनिया जी राहुल जी से ऊपर कहा ना, वही निर्णय ले रहा है। और उस आदमी को मैं चुनौती देता हूँ, अगर 15 सेकंड के अंदर उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा क्षेत्र का नाम बता दे तो मैं जीवन पर्यंत उस आदमी जो कहे वो मान। राम मंदिर वाला लेटर भी उन्होंने ही ड्राफ्ट कराया। वो इन्वॉल्व तो थे कि वंदे मातरम और जय सिया राम से भी कांग्रेस में लोगों को दिक्कत। बोले साहब ये अटपटा है। कांग्रेस अध्यक्ष भी मजबूर है क्या? कांग्रेस अध्यक्ष अच्छे आदमी पर वो निर्णय कुछ नहीं कर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया चापलूस कमेटी पर, और जो यूपीए मंत्रियों के जो पीए हुआ करते थे वो पीएज आज कांग्रेस चला। आपने कभी ये भी समझाया कि राइट ऑफ लोन माफ करना नहीं होता? ये सब समझाया है कभी? 100% समझाया। ये भी बोला कि साहब ये कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स। गौरव भाई, ये अडानी अंबानी के पीछे क्यों पड़ा? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ये समझ नहीं पा रहा है या समझना नहीं चाहता? मेरे को ये बोलना तो कांग्रेस पार्टी में मेरे को मुश्किल है कि आपको कुछ नहीं आता। तो राहुल गांधी जी के दिमाग में जातिगत जनगणना का फितूर बिहार की एक रीजनल पार्टी ने भर दिया और बिहार की रीजनल पार्टी के एक नेता ने भर दिया। क्या आपको कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के कोई चांसेस दिखते हैं? और मारवाड़ी का एक फिर कहावत बोलूंगा कि टाबरा लखन को नहीं। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम प्रयास करते हैं कि किसी भी विषय पर थोड़ा सा ऊपर उठकर जब आप नजर डालते हैं तो आपको एक होलिस्टिक व्यू, एक पूरा व्यू नजर आता है। इसीलिए हमने शो का नाम भी टॉप एंगल रखा है। और आज के हमारे मेहमान हैं गौरव वल्लभ साहब जी। नमस्कार। जो कि अब नए नए बीजेपी में आ गए हैं। बहुत सालों तक हमने इन्हें कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। गौरव भाई, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और पहले तो ये बताइए, बीजेपी में आए हुए 2-3 दिन जो हुए हैं, इसमें कैसा फील हो रहा है? आपको लग रहा है कि कहीं अनजानी सी जगह पे आ गया हूं या ठीक लग रहा है? सर, जाना अनजाने की कोई समस्या नहीं है। जो मेरे 3 रीजंस थे और मैं उन तीनों रीजंस को अनकॉम्प्रोमाइजेबल, अनपार्डनेबल और अनएक्सक्यूजेबल मानता हूँ कि अगर कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्र के विकास में अपना योगदान नहीं देता तो उस राजनीतिक दल को एक क्षण भी राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं राष्ट्र का विकास बोलता हूं। तो आज कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है कि सनातन के विरोध में नारे लगते हैं, कांग्रेस के नेता लगाते हैं, कांग्रेस के अलायंस के पार्टनर्स लगाते हैं, और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बैठी हुई उस पर मौन सहमति देती है। देश में सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे मरते दम तक। पर आप किसी धर्म के गाली बोले और एक राष्ट्रीय पार्टी चुप रहे तो ये तो मौन सहमति हो गई आपकी। साइलेंट एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल ऑफ दैट थिंग। पॉइंट नंबर 2 कि जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आया और कांग्रेस पार्टी ने, पता नहीं किसने वो काम किया, मैं आपके आगे के सवालों में बताऊंगा विस्तार से, रिटर्न लेटर नोट लिखा कि हम नहीं जाएंगे। अरे पॉलिटिकल गुणा भाग जोड़ बाकी फायदा नुकसान एक अलग चीज है, ये एक तरह का पाप है और मैं पाप का भागी कभी नहीं बनूंगा। और तीसरी और अंतिम बात कि आज कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते अपनी पहली की नीतियों का विरोध करना शुरू कर चुकी है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो कांग्रेस ने देश को दी, पीवी नरसिम्हा राव साहब लाए। बिल्कुल। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। आज कांग्रेस देश में कोई भी वेल्थ क्रिएटर हो उसको गाली देती है। ना तो मैं सनातन के विरोध के नारे लगा सकता हूं, ना वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। और ये बात जो मैंने 3 मुद्दे आपको गिनाए,
इन तीनों मुद्दों के बारे में मैंने कांग्रेस के हर सीनियर लीडर को अवगत कराया। हर, मैं आप नाम पूछोगे एक एक के तो मैं बताऊंगा नहीं, पर मैंने कहा हर, आपके जहन में जो नाम आ रहे हैं उन सबको। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मैंने कहा रॉबर्ट, ना, हर सीनियर लीडर को अवगत कराया। उन्होंने मेरी बातों को गौण माना, मेरी बातों को तुच्छ माना। तो मेरे पास जब मेरे 3 प्रीमाइस जिसके ऊपर मैं बैठ के या सोचकर कुछ बात कहना चाहता हूं, उस 3 प्रीमाइस को ही आपने हिला दिया, तो मैं वहां क्या करता? मैं तो सनातन विरोध के नारे लगाना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता। मैं देश के वेल्थ क्रिएटर्स को साफ गाली नहीं दे सकता। मेरे लिए वेल्थ क्रिएटर सम्मान के लेने वाले लोग हैं, जो अपनी पूंजी लगाते हैं, अपना आइडिया लगाते हैं, अपने लिए भी वेल्थ क्रिएट करते हैं, देश के लिए भी करते हैं, देश के लिए रोजगार का सृजन करते हैं। आप जो भी विनिवेश करें, एयर इंडिया का विनिवेश एक औद्योगिक ग्रुप ने किया, कांग्रेस पार्टी ने उसको गाली देना चालू कर दिया। एक औद्योगिक समूह के सीईओ ने मोदी जी की तारीफ कर दी, मौजूदा केंद्र सरकार की तारीफ कर दी, कांग्रेस पार्टी ने उसको गाली देना चालू कर दिया। जब आप सबको गाली देना चालू करते हो तो आपको ये सोचना चाहिए प्रॉब्लम आपके पास में है, सारे लोग गलत नहीं हो सकते। गौरव भाई, इसके थोड़ा विस्तार में जाते हैं कि आपने जो वजह बताई और आपने अपनी चिट्ठी में भी लिखा था कि राम मंदिर के कार्यक्रम में न जाना, हिंदू धर्म को गालियां पड़ रही हैं उस पर चुप रहना, और वेल्थ क्रिएटर्स को जिस तरह से आप गाली दे रहे हो वो आपको पसंद नहीं आया। लेकिन कांग्रेस छोड़ने की जो नींव पड़ी, जो ये बात शुरू हुई, ये 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 महीने पहले, ये कब हुई? कब आपको लगा कि अब ये ज्यादा हो रहा है? 6 महीने पूर्व जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। किसने जलाई? आज मौजूदा राष्ट्रीय जनता दल के एक व्यक्ति है जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। मैंने उसका विरोध किया, पर कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर, जिनके अलायंस में कांग्रेस आज चुनाव लड़ रही है तमिलनाडु में, उनके शीर्ष नेताओं ने सनातन को गाली दी। मैंने उनको कहा हमें इसका खंडन करना चाहिए। उन्होंने कहा नो, स्टॉप। आपको मना किया गया? मैंने कहा, मैं बोल रहा हूं ना, उन्होंने कहा स्टॉप। और हद जब हुई, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से ड्राफ्ट कर रहा है कि हम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, और वो व्यक्ति, मैं आपको सुशांत जी बताऊं और आपके दर्शकों को बताऊं, उस व्यक्ति ने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। वो ये चिट्ठी लिख रहा है, उसको क्या पता कि देश के लोगों की भावनाएं क्या है, देश के लोग क्या समझना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, देश का मिजाज किस तरफ है। मैं उदयपुर गया जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। मैंने उदयपुर जाके अखंड रामायण का पाठ कराया, आप देख सकते हो मेरी टाइमलाइन में। और मैं स्वयं बैठा अखंड रामायण पे। तो मैं तो पाप का भागी नहीं बन सकता, मुझे बुलाया नहीं। अगर मुझे बुलाते तो मैं 3 दिन पहले जाके वहां अपनी जगह रोकता, 3 दिन पहले जाके, पर मुझे नहीं बुलाया। तो जहां मंदिर जहां पे मैं जा सकता हूं, मैंने वहां जाके अखंड रामायण का पाठ किया। तो जब ये राम मंदिर का कार्यक्रम हो रहा है, न्योता गया और नहीं जाना है, आपने किससे कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं एक आदमी हो तो बताऊं। मैंने उसके बाद बार बार कहा कि मैं टीवी डिबेट नहीं करूंगा। जब आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का मन बनाया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं जाने का न्योता ठुकराया, मैंने कहा मैं टीवी डिबेट नहीं करूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। और आप देख लीजिए पिछले 4 महीने में मैं अगर एक जगह भी गया हूं तो ऐसा थोड़ी कि मुझे नहीं बुला रहे थे। आप देख लीजिए मैंने एक भी प्रेस वार्ता कहीं की हो तो। हो सकता है ये बातें राहुल गांधी तक, सोनिया जी तक ना पहुंची। मैंने कहा ना, ऐसा मैं किसी व्यक्ति पे, आप सुशांत भाई जानते हो कि मैं व्यक्ति नहीं सर, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सर। देखिए, एज अ जर्नलिस्ट कई बार हम लोगों को लगता है कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन भी देश की जरूरत है, और जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोगों को बैन किया जाता है, गालियां दी जाती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कांग्रेस की समस्या को समझना चाह रहा हूं कि
क्या कई बार लोग कहते हैं कि राहुल गांधी तक हम नहीं पहुंच पाते, सोनिया जी तक नहीं पहुंच पाते, आप कह रहे हैं आप सब तक पहुंचे। मैं सब तक, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आपको पुनः कहता हूं, और मैंने अपनी भावनाएं हर स्तर पर हर डिसीजन मेकर को अवगत कराई, हर डिसीजन मेकर को अवगत कराई कहीं से कि पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने इन चीजों को नगण्य और गौण और बेकार माना, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। मैंने बार बार कहा कि भाई एयर इंडिया के विनिवेश का विरोध ना करो, अरे ये पॉलिसीज हम लेके आए थे, मैंने कहा, हर पटल पे कहा। एयर इंडिया में एक औद्योगिक समूह जिसने एयर इंडिया को खरीदा, उसको गालियां मत दो। अडानी को गालियां दे रहे थे, सेबी की जांच में जब क्लीन चिट मिल गई, अब बंद कर दो। क्योंकि मैं खुद बोलता हूं, मैंने भी अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता की, मैं आपको खुद बोल रहा हूं, आपके सारे दर्शकों के सामने बोल रहा हूं। पर जब क्लीन चिट मिल गई तो भाई किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना। अब मार्केट रेगुलेटर है सेबी, अब मार्केट रेगुलेटर ने क्लीन चिट दे दी, आपको अब मार्केट रेगुलेटर भी खराब, वो भी बिका हुआ। मैं साहब, इसका तो अंत ही नहीं है, फिर तो आपको ईश्वर भी खराब। मैं उस कहीं पे तो विश्वास देश में करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब इसको बंद करो, क्योंकि जब उन्होंने क्लीन चिट दे दी तो लेट अस एक्सेप्ट दैट कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। if some shareholder is filing complaint or is having, if we are having some other evidence, हम उसको रेस करेंगे, पर नहीं है हमारे पास। तो मैं, देश के स्टार्टअप हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, मैं उन लोगों को गाली नहीं दे सकता साहब। गौरव भाई, आपको जैसे ये समझ में आ गया कि अडानी को टारगेट किया गया और सेबी से क्लीन चिट मिल गई, अब छोड़ देना चाहिए इस मुद्दे को, क्या ये बात ऊपर कुछ लोगों को समझ में, कांग्रेस को आ रही थी, फिर भी उन्होंने पकड़ा, या उनको समझ नहीं आ रही थी? मुझे लगता है उनको समझ नहीं आ रही, उनको समझ। और जो लोग, मैंने आपको बताया, जिस व्यक्ति ने राम मंदिर में नहीं जाने के निर्णय का कांग्रेस में ड्राफ्ट तैयार किया, लोग शीर्ष नेतृत्व को उसके लिए तैयार किया, उस व्यक्ति ने अपनी क्लास के मॉनिटर का चुनाव अपने जीवन में नहीं लड़ा। आप जयराम रमेश की बात, मैंने कहा ना, मैं व्यक्तियों के बारे में बोलूं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी एथिक्स है। आप व्यक्ति ने, आप समस्या के बारे में मैं जिन लोगों के साथ में 6 साल 7 साल मैंने काम किया, अब उनके बारे में ओछी टिप्पणी करूं, कोई उनका नेम कॉलिंग करूं, ये मेरे संस्कार नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए टिप्पणियां कर रही है, उनको मुबारक है, मैं जवाब नहीं दूं। पर गौरव भाई, इसमें एक चीज और है, आप सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सारे बड़े लीडर्स के पास गए और आपने बोला ये उचित नहीं हो रहा है, आपको उन्होंने जीरो माना, आपको कहा कि आप ठीक नहीं कह रहे, या जो भी चीजें। लेकिन जो व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके इन्फ्लुएंस पर आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया गया, वो इतना पावरफुल कैसे है? गौरव बल्लभ को नहीं सुन रहे और उनकी बात पे सब सुन रहे हैं। अब ये तो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपको जो नाम आपने बोले अभी तक, शो से शुरू होने से लेके अब तक, उन नामों के ऊपर एक और आदमी है जो निर्णय ले रहा है, उसका नाम अभी तक आपने लिया ही नहीं है, और मैं नहीं लूंगा मेरे मुंह से। इनके ऊपर भी एक आदमी जो कांग्रेस में निर्णय ले रहा है, उनका नाम अभी तक आपने नहीं लिया है। वो सोनिया जी, राहुल जी से भी ऊपर कहा ना, वही निर्णय ले रहा है। और उस आदमी को मैं चुनौती देता हूं कि अगर 15 सेकंड के अंदर उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा क्षेत्र का नाम बता दे, तो मैं जीवन पर्यंत उस आदमी जो कहे वो मानू। वो निर्णय ले रहा है। वो व्यक्ति को यह नहीं पता कि बिहार और राजस्थान में कहां पर लोकसभा क्षेत्र ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूएंसियां ज्यादा है, उसको नहीं पता। उसको इकोनॉमी का ई नहीं आता, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का अर्थ नहीं आता, उसको राजनीति का, पॉलिटिक्स का पी नहीं आता, और वो निर्णय ले रहा है। वो कांग्रेस पार्टी का है, वो कांग्रेस पार्टी में है। और आपके सारे दर्शक और आप भी शायद अब तक समझ गए होंगे कि मैं, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि संजय निरुपम जी कुछ खुल के बातें कर रहे थे, उन्होंने 4-5 लोगों के नाम लिए, आपने अभी तक 4 के लिए, उनके 5वें आदमी का अभी तक आपने नाम, केसी वेणुगोपाल का नाम लिया था उन्होंने। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर जो व्यक्ति निर्णय ले रहा है, वो अगर एक सांस में उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा क्षेत्र बता दे,
तो मैं उसको मान जाऊं। वो हिंदुस्तान के एक राज्य के 3 जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नाम किसी भी राज्य के बता दे, 5 मिनट के अंदर भी तुम्हें मान जाऊं। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ना सोनिया जी चला रही है, ना राहुल जी चला रहे हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे चला रहे हैं। वो व्यक्ति जिसे मैं मान रहा हूं कि शायद वो केसी वेणुगोपाल हो सकते हैं, आप तो नाम लेंगे नहीं, वो चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं वो? ये दुर्भाग्य है। दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और वो निर्णय किन कारणों से लेते हैं, उनके निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया होती है, अगर मैं अपने मुंह से बताऊं तो मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद स्वयं शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया बताऊं। ऐसा क्या कर? आप पूछिए, आप जो कांग्रेस बीट आपके जो साथी लोग कवर करते हैं उनसे पूछिए कि वो कैसे निर्णय लेते हैं। आपके साथ के लोग कम से कम 50 ऐसे होंगे जो कांग्रेस बीट कवर करते हैं। अगर उन 50 में से 2 आदमी का भी नाम वो नाम से बता दे शक्ल से, तो मैं मान जाऊं। 2 आदमी का 50 में से मैं चुनौती देता हूं। और आपके साथियों से पूछना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे फिर बुलाना कि गौरव जी, मैंने 10 साथियों से पूछा, उन्होंने कहा वो हमको नाम से जानते हैं। उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। मैंने चेताया उनको कि आपको पता नहीं है कि कहां क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं, आपको समझ ही नहीं है कि ग्राउंड। मैंने एक अपने पत्र में एक शब्द का प्रयोग किया, दिशाहीन। ग्राउंड लेवल कनेक्ट का आपको पता ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि राजस्थान का युवा, हरियाणा का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा, झारखंड का युवा, झारखंड की महिला, मध्य प्रदेश की महिला, छत्तीसगढ़ की महिला की एस्पिरेशन क्या है, आपको पता ही नहीं। जब आपको पता ही नहीं है तो आप राजनीति कैसे करोगे? पर गौरव भाई, जो आदमी को ये सब नहीं पता, उसकी राहुल गांधी क्यों सुन रहे हैं जो पूरा इंडिया घूम कर आए? मैंने कहा ना, ये अनफॉर्चुनेट है। ये देश के लोकतंत्र के लिए अनफॉर्चुनेट है। पर कुछ तो बात हो, उनके पास कोई सीक्रेट है गांधी परिवार का? मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो उस राज्य से आते हैं जहां से उनको चुनाव लड़ना है, मुझे नहीं पता। मैं इसके बारे में सिर्फ गैस वर्क कर सकता हूं, मुझे नहीं पता। और गैस वर्क की बात सुनना और समझना गलत होता है मेरे हिसाब से। जब तक आपके पास ठोस, जैसे मैं ठोसता से कह रहा हूं, 3 नाम बता दे लोकसभा के, बिहार की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम बता दे, झारखंड तो भूल ही जाओ भाई साहब, पूछना ही बेकार है। छत्तीसगढ़ और झारखंड, नॉर्थ इंडिया के 5 राज्यों के 10 सेकंड में नाम बता दे तो मान जाओ। राम मंदिर वाला लेटर भी उन्होंने ही ड्राफ्ट कराया था। वो इन्वॉल्व तो थे ही। अच्छा चलो साहब, आप एक चीज मानो कि साहब हम उस दिन नहीं गए क्योंकि वो हमने माना कि वो इवेंट स्पॉन्सर था। 3 महीने हो गए साहब, मैं 3 महीने तक गुजारिश करता रहा और मैं कहता रहा मैं नहीं जाऊंगा टीवी पे जब तक आप वहां नहीं जाओगे। मेरे में इतना करेज नहीं है। मेरे से अगर किसी एंकर ने पूछ लिया, मेरी आंखें मैं नीचे कर लूंगा। मैं मेरे माता पिता को, मेरे परिवार वालों को मेरी शक्ल नहीं दिखा सकता कि मैं जवाब नहीं दे पाया। भगवान श्री राम पे जब प्रश्न पूछा गया, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा बजट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबकि आपको पता है सुशांत जी, प्रतिवर्ष मैं करता हूं और पूरी ताकत से और पूरी शिद्दत से करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, आरोप का प्रत्यारोप नहीं करता, टेक्निकल डाटा के साथ करता हूं। आपने देखा मुझे। पर आपकी प्रायोरिटीज अलग है और देश की प्रायोरिटीज अलग है। गौरव भाई, इसमें थोड़ा ये समझाइए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर निर्णय कैसे होते हैं? मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था है या यही 4-5 लोग, और उसमें भी आप तो कह रहे हैं कि एक ही आदमी इतना पावरफुल है, कोई चर्चा नहीं होती है क्या? मुझे तो लगता है 2 ही आदमी कर रहे हैं। ये अगेन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 2 ही आदमी कर रहे हैं, 2 ही आदमी निर्णय कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यात्रा पर है, बाकी लोगों के बारे में अब टीका टिप्पणी नहीं करें तो ही अच्छा है। ये 2 लोग निर्णय कर लेते हैं, जिसे चाहे उसे बना देते हैं, जिसे नहीं। और इनका पैरामीटर ये होता है, आपने पूछा ना, मैं आपको 3 इसके इंपेरिकल एविडेंसेस देता हूं। सबसे पहले, जो मोदी के लिए अपशब्द जितने ज्यादा बोले उतनी ज्यादा उस व्यक्ति को प्राथमिकता दो।
जो मोदी को पिता की गाली बोले उसको और दो, जो मोदी जी को माता की गाली बोले उसको और दो। नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2, जो व्यक्ति सनातन और राम मंदिर के बारे में बोले, ओहो नो वी डोंट, ओहो दैट्स इज समथिंग ए पर्सनल मैटर, वी शुड नॉट एंटर, वी आर इन पॉलिटिक्स, वी शुड नॉट एंटर, रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट। अरे भाई, धर्म और राष्ट्र जुड़े हुए हैं, अलग चीजें नहीं है। और मैं यहां पर सारे धर्मों की बात कर रहा हूं, हिंदू धर्म नहीं, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और हिंदुस्तान का राष्ट्र जुड़ा हुआ है। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक्स धर्म की तारीफ करो तो उस समय वाई धर्म की बुराई करो, नहीं। हम पर एक्स धर्म की को गाली दो और आप चुप रहो, मैं सहन नहीं करूंगा साहब, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव के पहले दिन से अंतिम दिन तक मेरा एक ही नारा था, वंदे मातरम जय सिया राम। मुझे लोगों ने, कईयों ने कहा कि साहब ये नारा थोड़ा सा अटपटा है। मैंने कहा यार, मेरे वोटर्स को ये पसंद आ रहा, मेरे को ये पसंद आ रहा है, जिसको अटपटा लग रहा हो वो मेरे को कारण बताओ, नोटिस दे देना। मैं तो वंदे मातरम जय सिया राम बोलूंगा और आज भी बोल रहा हूं, वंदे मातरम जय सिया राम। तो आपके वंदे मातरम और जय सिया राम से भी कांग्रेस में लोगों को दिक्कत है? वंदे बोले साहब ये अटपटा है, इसमें क्या अटपटा है? मैं भी नहीं वंदे मातरम बोलना अटपटा है? अगर वंदे मातरम बोलना अटपटा है तो हिंदुस्तान की फौज वंदे मातरम बोल के दुश्मन पर हमला करती है, वो अटपटा काम कर रही है। हिंदुस्तान की फौज जय बजरंग बली कई रेजिमेंट का नारा है, जय जाट कई रेजिमेंट का नारा है, जय वीर गुजर कई रेजिमेंट का नारा है, जय श्री राम कई रेजिमेंट के नारे हैं। इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलती नहीं। मैं जब कांग्रेस के साथ था, एक बार सुशांत जी आपको एक किस्सा बताता हूं कि एक डिबेट में मैं गया तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने बोला, आप तो राम में मानते नहीं, बोलिए जय श्री राम। तो मैंने 10 बार बोला जय श्री राम, जय श्री राम। बोले अब आपको देखना, घर जाओगे जब पता लगेगा। मैंने कहा क्या पता लगेगा? मैं कोई लस्ट ऑफ पावर के लिए नहीं आया। मैंने कांग्रेस पार्टी भी सुशांत जी ज्वाइन करी जब उनके 40 + 2 42 सांसद थे और मेरा प्रोफाइल, मेरा बैकग्राउंड, मेरा व्यक्तित्व सुशांत जी, मेरे शिक्षकों ने और माता पिता ने ऐसा बना दिया कि मैं वो सीवी लेके जिस पार्टी में जाता ज्वाइन कर लेता। तो मैं लस्ट ऑफ पावर के लिए नहीं आया। आज भी कई लोग पूछते हैं कि आपको 10 दिन, मेरे को एक मित्र मिले, बोला आपको 10-15 दिन पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था, टिकट जब तक अनाउंस नहीं हुए। मैंने कहा मैं वेट कर रहा था कि जब टिकट पूरे अनाउंस होंगे जब ही ये काम करूंगा, क्योंकि मैं यहां यूं ये कोई पावर के लिए नहीं करता हूं। अच्छा, वो जो आप कार्यक्रम में 10 बार जय श्री राम बोले और फिर आपको कहा गया कि जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं। मैं जो गलत बात नहीं बोलूंगा मेरे। अच्छा, सबको पता था कि इसको ज्यादा छेड़ना नहीं है ये सब लोग जानते थे। मैं कई चीजें मैंने कहा ना, अनपार्डनेबल, अनएक्सक्यूजेबल, अननेगोशिएबल है। और मेरे लिए देश की प्रगति, धर्म की रक्षा, और तीसरा मैं जिसको एक टर्म यूज करता हूं, इकोनॉमिक सेकुलरिज्म। अब आप पूछेंगे इकोनॉमिक सेकुलरिज्म, नहीं, मैं उससे पहले एक चीज पूछूंगा, आपकी बात अधूरी रह गई। आपने कहा कांग्रेस में ये 2 लोग जो निर्णय ले रहे हैं, उनके निर्णय लेने का तरीका आप बता रहे थे 3। एक आपने बताया जो मोदी को ज्यादा गाली दे, जो एक जो भगवान श्री राम और सनातन के विरोध में जितनी बातें कहे उतना उसको प्राथमिकता देते कांग्रेस में। हाँ। और तीसरा? अब तीसरी बात मैं नहीं, माइक पे नहीं बोल सकता, आपको ऑफ कैमरा बोल दो। ऐसी चीज है? ऐसी चीज है, मैं नहीं बोल सकता, मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊंगा उससे। पर तीसरा भी कारण है, और आपके कांग्रेस बीट के सारे रिपोर्टर्स बता देंगे कि वो तीसरा कारण क्या है, मैं नहीं बोल सकता। तो अगर कल को मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए किसी दिन, तो फिर तो सरकार भी यही 2 लोग चलाएंगे, जब पार्टी यही 2 लोग चला रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, पर देश के लोग और देश के मतदाता बड़े समझदार है। आप उसका हाइपोथेटिकल सिनारियो भी आपको वो क्रिएट नहीं करने देंगे।
मतलब राहुल गांधी कभी आपने क्या प्रधानमंत्री नहीं कहा? बने। मैंने कहा देश के लोग, देश के मतदाता समझदार हैं, उनको पता है कि कौन क्या कर सकता है, गौरव क्या बोलता है, गौरव क्या करेगा, वो भी उनको पता है। लोग बड़े स्मार्ट है। आप लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हो कि यार नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं साहब, क्या होगा वो तो 22 जनवरी को हमने झेला है उसको। मेरे कार्यकर्ता मेरे पास आए उस दिन कि भैया घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैंने कहा क्यों? बोले बाहर जाते हैं चौक में पान की दुकान पे तो लोग पूछते ये देखो ये वो लोग हैं जो भगवान श्री राम के नहीं गए। हम शर्मिंदा हो जाते हैं भैया, आंखें नीची हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। मैंने कहा इधर आओ, अखंड रामायण का पाठ है, रामायण का पाठ करो, मैं करा रहा हूं, तुम बैठो। और आप देख लीजिए कि मैंने पिछले 4 महीने जब से मैंने ये काम चालू किया कि मैं उनको कन्विंस करूं सनातन की गाली देने वालों को खिलाफ कुछ बोलने के लिए, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करने के लिए, मैंने 4 महीने भरसक प्रयास किया सुशांत जी। 4 महीने कम समय नहीं है। बरसक प्रयास किया, बरसक। ऐसा नहीं है कि आपको शायद लग रहा है कि रातों रात, नहीं साहब। जो मुझे जानते हैं वो सब कह रहे थे गौरव वल्लभ कहाँ है। अरे मैं लोगों को कहता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ पत्र लिख रहा हूँ, कुछ ड्राफ्ट कर रहा हूँ, और वो ड्राफ्ट और पत्र और वो जो पत्र मैंने लिखा वो सारे पॉइंट्स उनको लिख लिख के देता था कि साहब ये गलत है, साहब ये गलत है साहब। और ये भी कहता था कि साहब ये नहीं होगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा साहब। और मैं नहीं गया। कांग्रेस अध्यक्ष भी मजबूर है क्या? कांग्रेस अध्यक्ष अच्छे आदमी है सुशांत जी, गुड ह्यूमन बीइंग है, पर वो मजबूर- निर्णय कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। तो अध्यक्ष का है क्या? मैंने कहा ना, गुड ह्यूमन बीइंग। वहां भी सारे निर्णय, मतलब 2 अध्यक्ष है कांग्रेस में, 2 लोग ही 2 निर्णय लोग कर रहे हैं। हैं। और तीसरा निर्णय का आधार जो मैं नहीं बोल पा रहा, वो इन पहले 2 आधारों से भी सर्वोपरि। आज क्या हालत हो गई है मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बन गई, और जो यूपीए मंत्रियों के जो पीए हुआ करते थे वो पीएज आज कांग्रेस चला रहे हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स। PA can be a good stenographer. PA can be a good drafter. PA can be a good office management guy. But PA can't run political party. जो लोग ग्राउंड लेवल पे लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों से फीडबैक क्या लिया आपने? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मैंने उदयपुर से चुनाव लड़ा, 4 दिसंबर को पिछले वर्ष नतीजा आया। मुझे लगा कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई अपनी कि मेरे हार के क्या कारण हैं, अपने स्वयं की भी कई माइनस पॉइंट उस रिपोर्ट में लिखे। मुझे लगा कोई पूछेगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने पूछा ही नहीं। आज भी वो रिपोर्ट मेरे पास ही पड़ी 3 पेज की, जो मैंने बनाई थी, ये सोच के कि भाई फीडबैक मैकेनिज्म तो होगा ही, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, आपकी क्या कमजोर। उसमें मैंने एक पैराग्राफ ये भी लिखा कि मेरी स्वयं की क्या कमजोरियां थी। क्या? और मैं सच मानिए, मैं इलेक्शन लड़ा तो मैं पूरी ताकत से लड़ा, अपने सिद्धांतों को बिना कॉम्प्रोमाइज किए लड़ा। हाँ, मैं चुनाव के नतीजे मेरे पक्ष में नहीं रहे, मैंने उसको भी स्वीकार किया। मुझे बोला कि साहब आपको ईवीएम की कुछ गड़बड़ी लगती है, मैंने ऑन रिकॉर्ड है, आप मेरा वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। मैंने कहा साहब मैं खुद काउंटिंग में था और मैं खुद टेक्नोलॉजी समझता हूं, ये संभव नहीं है ईवीएम हैक करना। हाँ, ये संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, ये बात आप राहुल गांधी को समझा चुके हैं? मैं आप एक का क्यों नाम लेते हो? मैं इसलिए आप ये बोलो कि क्या आपने ये बात कांग्रेस के प्रत्येक सीनियर लीडर को बोली? मैंने कहूंगा हाँ, और बोला कि साहब मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं ईवीएम में जाता हूं, मैं डीएम से डिस्कस करता हूं, एसडीएम से डिस्कस करता हूं, एडीएम से डिस्कस करता हूं, जो इलेक्शन इंचार्ज
सीईओ जो होता है इलेक्शन का उससे डिस्कस करता हूं, टेक्नोलॉजी को समझता हूं। ये संभव नहीं है। तो उनका जवाब क्या था? अब सुन लेते हैं जवाब। मेरे को ये बोलना तो कांग्रेस पार्टी में मेरे को मुश्किल है कि आपको कुछ नहीं आता, ये मेरे को बोलना कांग्रेस सही बात पार्टी है, में आपको तो नहीं मुश्किल बोल है। सकते। अब वो सुन लेते हैं। अब आप सुन के भी मेरी बात को गौण कर दोगे तो मैं बंद कर दूंगा बोलना। एक पर बोलूंगा जरूर एक दो बार। तो मैंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन भी बोला, मेरे से एक पत्रकार साथी ने पूछा क्या ऐसा हुआ है? मैंने कहा नहीं, लोगों ने मेरे आइडिया को अस्वीकार। अभी मैंने आपसे एक चीज और पूछी थी कि क्या ये लोग समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं, और आपने एक मामले में कहा कि ये समझ नहीं रहे। क्या ईवीएम के मामले में भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ये समझ नहीं पा रहा है या समझना नहीं चाहता है, मुद्दा बनाना चाहता है, अपनी हार को टालने का? आज की तारीख में तो मुझे लगता है कि वो समझना नहीं चाह रहा है, क्योंकि मैंने जो मैं अपने पत्र के एक शब्द पे आ जाता हूं, दिशाहीनता। एक दिन आप ईवीएम टेम्परिंग की बात कर लेते हो, हैकिंग की बात कर लेते हो, दूसरे दिन आप कास्ट सेंसस की बात कर लेते हो, तीसरे दिन आप अचानक से वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना चालू कर देते हो, चौथे दिन आप अचानक से अग्निपथ स्कीम पे बात करना चालू कर देते हो, पांचवें दिन अचानक से आप रोजगार पे बात कर लेते हो, छठे दिन अचानक से आप महंगाई पे बात कर लेते हो। मैं हमेशा पूछता हूं, और मैं अपने आप से भी जब भी मैं प्रेस वार्ता करता हूं अपने आप से एक सवाल जरूर पूछता हूं कि ये सब प्रॉब्लम तो ठीक है, बट व्हाट कैन बी डन टू रेक्टिफाई दिस? इस प्रॉब्लम का निराकरण कैसे होगा? दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रचनात्मक आलोचना, which Congress party had not done, which is the sole responsibility of a political party. ये हर राजनीतिक दल की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह आलोचना तो करे पर उसमें सुझाव दे कि क्या चीजें करनी चाहिए। ऑन रिकॉर्ड सुशांत जी, आप मेरे पुराने वीडियोस निकाल के देखना, मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जिसको पीएलआई कहते हैं, उससे देश को फायदा हुआ। मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला और आज भी बोल रहा हूं कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उससे एक नई चेतना आई है। तो आप क्या है सर कि आप सुबह से शाम अनर्गल आलोचना करते जाओ, और जिसमें से 60-70% आलोचना एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो जो 15-20% आलोचना भी करते हो लोगों को लगता है दे आर जस्ट मीन फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। और मैंने उदाहरण भी दिया, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी बरसों तक सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी बरसों तक विपक्ष में रही, और कई बार तो कुछ शुरुआत के कुछ वर्षों में तो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं थी क्योंकि उनका जन्म ही नहीं हुआ था। पर जो लोग भी उस समय विपक्ष की भूमिका में थे वह सही को सही और गलत को गलत कहते थे, सरकार के सही निर्णयों के साथ खड़े हुए दिखाई देते थे। पर आप हर बात में, अब वो मतलब चीन का एक मुद्दा है, अब चीन जो रवैया करता है, जो उसने गलवान घाटी में करा, वो अक्षम्य अपराध किया। पर आप ये लाल क्यों नहीं दिखा रहे हो आंख? अब लाल आंख नहीं है तो कोई 56 नहीं है, 72 है, 36 है, 24 है। बड़े बचकाना चीजें हैं। गौरव भाई, कुछ क्या चीजों में देश के साथ खड़ा हूं। जैसे मैं कई बार सोचता हूं, क्योंकि हम लोग अपने शो में भी बहुत सारी चीजें फैक्चुअली रखते हैं, क्या जैसे आपने कई चीजें समझाई ऊपर जाकर शीर्ष नेतृत्व को, आपने कभी ये भी समझाया कि जो आप कहते हो उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया, राइट ऑफ लोन माफ करना नहीं होता, ये सब समझाया है कभी? 100% समझाया। फिर वो भी नहीं राइट ऑफ और वेवर। मैं तो ये भी बोला कि साहब ये कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में, और मैंने ये भी बताया कि इस चैप्टर में इस पेज पर है कि राइट ऑफ और वेवर में ये अंतर होता है। और मैंने ये भी कहा कि अगर बैंक्स अपनी बैलेंस शीट क्लीन नहीं करेंगे तो बैंक्स को बासल अकॉर्ड के तहत ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करनी पड़ेगी, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे तो सरकार को कैपिटल इन्फ्यूज करनी पड़ेगी, तो सरकार का कैपेक्स गिर जाएगा। तो बताया मैंने, नहीं समझे या समझना नहीं मैंने चाहते? क्या है ना, criticism for the sake of criticism is not acceptable.
आई एम इफ आई वॉन्ट टू क्रिटिसाइज यू, मुझे आपकी आलोचना ही करनी, तो मैं कहूंगा आपने हाथ ऐसे क्यों रखा, बहुत गलत है। पर अगर मेरे को आपके इस तरह से हाथ रखने से तकलीफ है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि इस तरह से हाथ रखने से शरीर की कौन सी नर्व्स दबती है जिससे आपका कल्याण नहीं होता। आपको हाथ ऐसे रखना है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म जस्ट ऐसे हाथ क्यों रखा, अब आपने ऐसे रख लिया तो ऐसे क्यों रखा, अब आपने वापस बीच में छोड़ा तो ऐसे क्यों किया। देन फिर आप क्या कहोगे थोड़ी देर बाद कि गौरव जी आप बोलते जाओ, आई डोंट केयर फॉर यू। गौरव भाई, ये अडानी अंबानी के पीछे क्यों पड़े हैं? देखिए, मैंने स्वयं ने आपके शो में अभी 10 मिनट पहले कबूला कि अडानी समूह के खिलाफ मैंने स्वयं ने 3-4 बड़ी टेक्निकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मैंने स्वयं ने की। पर जब से सेबी ने क्लीन चिट दी, मैंने बंद कर दी। तो उन्होंने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दूसरे के नाम से चिपका के उसी को वापस कराना चालू कर दिया। उनको ये लग रहा है, कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि कोई भी देश का बिजनेस ग्रुप उनके साथ नहीं है, तो क्यों होगा। वेल्थ क्रिएटर को गालियां दो सुबह से शाम, कैसे होगा। आप मुझे गाली दो और शाम को बोलो गौरव जी शाम को आप मेरे साथ चाय नहीं पीते, अरे क्यों पीऊंगा भाई। फिर आप मैं चाय पीऊंगा तो कहोगे चाय का कप यूं क्यों पकड़ा, गिलास में क्यों पी रहे हो, कप में क्यों नहीं पी रहे। कप में पीऊंगा तो बोलोगे प्लास्टिक के कप में क्यों नहीं पी रहे, प्लास्टिक में पीऊंगा तो कहोगे कागज के कप में क्यों नहीं। आलोचना। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई भी देश का बड़ा व्यापारिक समूह आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों का समर्थन नहीं करता और हो भी नहीं सकता। तो इसलिए उनको एक तरह से आप टारगेट कर रहे हैं। बस, तो आप बोलते जाओ। अब आप कितना भी टारगेट करो, दोनों बिजनेस हाउसेस की वेल्थ में तो बढ़ोतरी हुई है। वो तो उनको लगा होगा थोड़ा घबराएंगे तो हमारे पास आएंगे। हाँ, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, और भी लोग अपना काम कर रहे हैं। और आपकी जहां राज्य सरकार है वहां निवेश भी कर रहे हैं। जहां पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री है वो ऐसे पलक पावड़े बिछा के उनका स्वागत करते हैं जैसे, क्योंकि देखो उसमें वो स्टेट गवर्नमेंट्स गलत नहीं है सुशांत जी। स्टेट गवर्नमेंट्स को तो नई कैपिटल को इनफ्लो कराना है स्टेट में। और अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं 5,000 करोड़ लगाऊंगा, तो साहब 5,000 करोड़ लगने से एंसिलरी उद्योग उत्पन्न होगा, उस स्टेट में रोजगार होगा, उस स्टेट को टैक्सेस में बढ़ोतरी होगी, उस स्टेट का कंजम्पशन बढ़ेगा, उस स्टेट की स्टेट पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी। तो हर स्टेट गवर्नमेंट, वेदर पहले राजस्थान हो, अभी तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, मुख्यमंत्री कांग्रेस के उनका पलक पावड़े, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेड कारपेट वेलकम। और जब वो शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री रेड कारपेट वेलकम कर रहा होता है, 5 बजे ऑल इंडिया चापलूस कमेटी उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये आपने एआईसीसी का नया नाम दिया है, ऑल इंडिया। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछो। आज कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई भी बड़े कांग्रेस के नेता को फोन करके अपनी बात कह सकता है। मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कहा साहब हर कांग्रेस के नेता को अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर नेट पर डालना चाहिए और जो 24 आवर्स ओपन होना चाहिए। आप फोन नहीं उठा रहे, वो मैसेज कर रहा है, वो पढ़ लो। जब आप वापस जवाब देना चाहो, जब नंबर देख के कर लो। पर एक कार्यकर्ता के पास एक जगह तो होनी चाहिए जहां वो अपने विचार दे सके। पर गौरव भाई, हम लोग तो, मैं तो कांग्रेस पार्टी को अंदर से नहीं जानता, लेकिन जब हम लोग राहुल जी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा लोकतंत्र है, हर कोई किसी की सबकी बात सुन रहा है, कोई भी उनसे मिल सकता है ऐसा। लेकिन जो लोग छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं उनसे मिलना भी मुश्किल। नहीं, मेरे उन तक आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाकियों के लिए कह रहा हूं, जो लोग छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं मिलना मुश्किल, बात पहुंचाना मुश्किल। आपके केस में कि उनको समझाना मुश्किल। नहीं, अब वो समझाना मुश्किल है कि एक हमारे मारवाड़ी में एक शब्द है जानत गेला, मतलब जो मेरी माताजी मेरे को जब बचपन में पढ़ाई की तरफ प्रेरित करने के लिए ये बात हमेशा बोलती थी
कि सोए को तो जगा सकते हैं, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगाए? तो जो व्यक्ति या तो समझ नहीं रहा या ना समझ बनने की एक्टिंग कर रहा है, उसको कौन समझा सकता है? तो जो बातें हैं, मैंने शीर्ष नेतृत्व को अपने तीनों बिंदु बार बार पॉइंट बाय पॉइंट बताए, और अगर कोई बोलता है नहीं बताए तो मैं उनको, मेरे पास प्रूफ है, मैं ईमेल की कॉपी भी दे सकता हूं, उस डेट को भी दे सकता हूं। मैंने अचानक से मेरा परिवर्तन नहीं हुआ है सर, पर मैंने बार बार बोला कि इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज स्वीकार नहीं होगा। गौरव भाई, आप पिछले कई वक्त से परेशान थे, सब जगह सब फोरम पे बात कर ली, आपको लगा कि ये लोग नहीं इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझना चाहते हैं क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, एक माहौल क्रिएट करना है, जो भी चीजें। उसके बाद दूसरा बड़ा प्रश्न ये है कि आप बीजेपी के संपर्क में कैसे है? आपने संपर्क किया, इधर से संपर्क हुआ? देखिए, ये कोई प्लान तरीका नहीं था। मैंने तो कल सुबह ही तो इस्तीफा दिया है, कल सुबह इस्तीफा दिया, और मैंने रात्रि को 12:15 बजे कांग्रेस अध्यक्ष को अपने इस्तीफे का मेल और कॉपी भेज दी थी। जो लेटर मैंने सुबह 9 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला, वो मैंने कांग्रेस अध्यक्ष को पहले दे दिया था। आपके अलावा और किसको पता था कि आप ऐसा करने जा रहे हैं? नहीं, इसमें मैं कोई ढिंडोरा क्या पीटूं, पर अगर आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो तो ह्यूमन बीइंग है। कितने दिन मैं आपको ये कह सकता हूं प्लीज ये करो, प्लीज ये करो, प्लीज ये करो, फिर भी आप नहीं कर रहे, तो भाई मैं गाली गलौज तो कर नहीं सकता। आई हैव टू टेक द अनदर रूट, क्योंकि मेरे को तो ये 3 काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। इसलिए मैंने तुरंत प्रभाव से अपना, और मैंने 10 दिन पहले कर सकता था वो काम, पर मैंने वेट किया कि सारे इलेक्शन के टिकट्स भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मोस्ट ऑफ द टिकट्स बांट दे, ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना रहे कि गौरव इधर से इधर टिकट को के लिए घूम रहा है। टिकट, एमएलए, एमपी बहुत तुच्छ चीज है। राष्ट्र, धर्म और इकोनॉमिक सेकुलरिज्म, ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर आपने इस्तीफा दिया और बड़ी जल्दी आप बीजेपी में गए, ये बीच में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया। जब आपने इस्तीफा दे दिया? अच्छा। और जैसे मैंने कांग्रेस के लोगों का नाम नहीं बताया, उनका तो भी नाम किसका फोन आया मैं नहीं बताऊंगा आपको। और उन्होंने मेरे पर्सपेक्टिव को समझा, मेरे से फोन पे डिस्कस किया, और इन 3 चीजों पे मैंने बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज होते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं भी तो सिस्टम में लगा हुआ ही हूं। तो मैंने एक्सेप्ट किया, और मतलब ये कहना कि उन्होंने बुलाया कि मैंने बुलाया, वनस्पत मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने भी ओपन हार्ट, दोनों बाहें फैला के मेरा स्वागत किया, और मैंने भी हाथ जोड़ के उनकी आइडियोलॉजी और जो मेरे 3 इश्यूज थे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे थे, तो मैंने ज्वाइन किया। अब इस दौरान, इस चंद घंटों के बीच में मेरे पास कई फोन आए। मैं नाम नहीं बताऊंगा कि आपको ये बना देते हैं, वो बना देते हैं, एक्स पोजीशन दे देते हैं। कहां से? कांग्रेस से? अच्छा। आपको इस स्टेट का इंचार्ज बना देते हैं, या ये पद दे देते हैं। जब छोड़ दिया तब? नहीं, हाँ, इस्तीफा देने के बाद, जब तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैंने एक ही बात कही कि मैं प्रोफेशनल आदमी हूं। जो एम्प्लॉय के रेजिग्नेशन के बाद एम्प्लॉय को प्रमोशन देने की सोचता है, वो सबसे करप्ट एम्प्लॉयर होता है, ये मैंने बोला। और करप्ट लोगों के साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पद नहीं चाहिए। मेरे को पद क्या दिया आपने? मैंने मांगा क्या आपसे? पिछले 7 साल में मैंने कुछ पद मांगा क्या आपसे? और मेरे को क्या पद दिया आपने, वो अलग बात है। नहीं दिया उसका मुझे कोई वो इश्यू नहीं है,
कई पदों पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा धर्म मेरी जाति है। मैं तो मेरी धर्म और जाति अपने सरनेम में भी नहीं लगाता हूं, पर उन्होंने निर्णय मेरी जाति और धर्म के आधार पे किए और अच्छा। मुझे बताया गया क्या? कि भाई हम आपको ये पद, आपका नाम था, हम इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपकी जाति और आपका धर्म ये है। मैंने कहा आपको क्या पता मेरी जाति का? हमको पता है। मैंने कहा ठीक है, गॉड ब्लेस यू, पर मेरे को पद नहीं दो चलेगा, क्योंकि भगवान की कृपा से मेरे को आपने तो कुछ पद नहीं दिया ना मुझे। फिर भी कार्यकर्ता के बीच में अगर प्रोफेसर गौरव वल्लभ खड़ा हो जाए तो कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स एक साथ खड़े हो जाए तो भी वो मेरे पास आएंगे, क्योंकि मैं उनके जैसे सोचता हूं, उनके जैसे बात करता हूं, उनके जैसे कपड़े पहनता हूं, उनके जैसा भोजन करता हूं। इसलिए मेरा लिंक है। मैं समझ रहा हूं कि उनके मन में क्या व्यथा है, उनके क्या इश्यूज है। मेरे को आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने क्या पद दिया? क्या पद दिया? जो मैंने, जिस पद पे मैं पिछले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, मैं तो आज भी उसी पद पे मैंने रिजाइन किया ना। मैंने कोई पद मांगा क्या? और जिन लोगों को पद दिया, मैं मेरे सारे कार्यकर्ताओं को बोलता हूं, और इस फोन में सुशांत जी मेरे कार्यकर्ताओं के मैसेजेस हैं, आपको मैं पढ़ाऊं तो मैं और पार्टी शर्मिंदा हो जाएगी। मैं भी शर्मिंदा होऊंगा। आप कहोगे 7 साल तक आप क्या कर रहे थे? क्योंकि मेरे को पद इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं प्रोफेशनल आदमी हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, अपने लाखों रुपए की नौकरी, एक दो नहीं, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, जब मैं कांग्रेस में आया मैं भी 70-80 लाख रुपए के सालाना पैकेज में था। तो मेरे को क्या पद दोगे? मैंने तो पद मांगा भी नहीं। पर इन चीजों को तो सुन लो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरे को पता है कि अगर मैं आज भी कॉर्पोरेट फाइनेंस तो मुझे आती है ना, आज भी रिस्क मैनेजमेंट तो मेरे को आती है ना, खड़ा होकर पढ़ाना चालू कर दूंगा, 10-20 लाख रुपए महीने में कमा सकता हूं। ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट करना मुझे आज भी आता है। पर आप भगवान राम के नहीं जा रहे। और आप ये बताओ, मैंने एक और उनको बात समझाई कि सर, और शीर्ष नेता को समझाई, मैंने कहा सर, कोई आपको शादी का कार्ड देता है, आपको नहीं जाना है, आप लिख के देते हो, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू आई विल नॉट कम, आप लिख के देते हो क्या? पर जो लोग ये काम कर रहे थे वो मॉनिटर का इलेक्शन नहीं जीत पाए, और लड़ाई नहीं जीत पाना तो बहुत बड़ी बात है, नामांकन ही नहीं किया मॉनिटर के इलेक्शन का, तो फिर आप कैसे निर्णय करो? ओ नो नो, दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। कभी गए सड़क पे खड़े हुए, कभी पता पड़ा कि ईवीएम क्या होती है? देखी कभी ईवीएम? जो ईवीएम के टेम्परिंग की बात करते, जीवन में कभी इलेक्शन ही नहीं लड़े, ईवीएम देखी ही नहीं होगी। पता पड़ा कि जब डीएम बुलाता है चुनाव के दौरान, या एसडीएम बुलाता है चुनाव के दौरान, तो ईवीएम दिखाता है आपको? पता है ये बात? पता ही नहीं आपको। आपको दिखाता है, आप उस पे लॉक लगा हुआ, आपके कार्यकर्ता जाके देखते हैं, सुबह 5 वोटों की पोलिंग होती है, दिखाता है, सारे बटन दबा के दिखाता है, देखो टी 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 टी, गया ना वोट, बोले हाँ, जब चौली होती पोलिंग। पता ही नहीं बात। ईवीएम ईवीएम क्या ईवीएम? गौरव भाई, जो कार्यकर्ता जमीन पर है, चूंकि आपका कनेक्ट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो कार्यकर्ता कांग्रेस का जातिगत जनगणना चाहता है क्या? मैंने कहा ना, आपको पता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी को एक रीजनल पार्टी के नेता ने जातिगत जनगणना का बोला है। मैं आपको अब अंदर की बात बता दी। अब उस पार्टी का नाम नहीं उस रीजनल पार्टी के नेता को लगता है कि जाति के आधार पे वोट लिए जा सकते हैं। पर उस रीजनल पार्टी के नेता को जब भी आप किसी की बात सुनो तो उसका क्रेडेंशियल तो देखोगे ना। आज मान लो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोले कि साहब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसका क्रेडेंशियल है ना कि भाई ट्रेंड इकोनॉमिस्ट। आज अमित शाह साहब बोले कि इतनी सीटें आएगी, क्रेडेंशियल है ना साहब, डिलीवर किया है। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि
पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है और प्रूव करके दिखाइए ना। तो आप किसी के क्रेडेंशियल पे कोई आदमी बात बोलता है तो आपको उस बात पे तो एतबार करना पड़ेगा ना, उसका प्रीवियस बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, इसका अनुभव क्या है। तो एक व्यक्ति जिसने जातिगत जनगणना का बोला, एक रीजनल पार्टी के नेता ने, यूपी बिहार इतना तो बता दीजिए। बिहार तो उस आदमी का क्रेडेंशियल तो देखो कि वो खुद जीत जाता है क्या, वो जीत रहा है क्या। और वो पार्टी कांग्रेस का, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी, पर वो पार्टी जरूर हो जाएगी, क्योंकि उसका आधार ही नहीं है, उसका आधार ही जातियों में बांटो। पर अब एस्पायरिंग जो यूथ है वो इन चीजों में विश्वास नहीं करता है। एस्पायरिंग यूथ कुछ आगे की सोचता है। वो अब इन समुदायों में आप उसको बांट के, जातियों में बांट के आगे नहीं बढ़ सकते। तो राहुल गांधी जी के दिमाग में जातिगत जनगणना का फितूर बिहार की एक रीजनल पार्टी ने भर दिया और बिहार की रीजनल पार्टी के एक नेता ने भर दिया। अब आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, सुबह से शाम फलाना सेंसस कराओ, फलाना सेंसस कराओ। अरे बताओगे सरी सेंस, अच्छा जो सेंसस का बोलते हैं जो भी लोग, उनको पता है सेंसस में क्या क्या होता है कि साहब सेंसस में ये पता पड़ जाए। एक व्यक्ति, मैं सुन रहा था, एक कांग्रेस के बड़े नेता टीवी पे सुन रहा था और मैंने उनको फोन करके समझाया भी। मैं प्रोएक्टिव आदमी हूँ। मैंने कहा साहब आपने कहा कि हम सेंसस कराएंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि जीएसटी में कौन कितना समुदाय या जाति कंट्रीब्यूशन देती, तो ये कैसे पता चलेगा? तो नया इकोनॉमिक मॉडल बना दिया आपने। ये कैसे पता चलेगा कि वो दातुन कौन से पेस्ट कर रहा है, क्योंकि जीएसटी तो उस पे भी दे रहा है, और दातुन में पेस्ट इतना ले रहा है या इतना ले रहा है, उसके आधार पे कैसे बेस तो बताओ। वो दाल खा रहा है, आटा खा रहा है, कैसे पता लगाओगे? ऐसी ऐसी बात है। मैंने उन नेताजी को भी फोन किया, मैंने कहा सर सेंसस का एक फॉरम आप पहले देख लो, गूगल में डालो स्पेसिमेन सेंसस फॉरम, इस सेंसस में क्या डाटा कैप्चर होता है। आप तो वैसी बात कर रहे हो जो सेंसस क्या कोई भी अर्थशास्त्री सोच ही नहीं सकता। तो सेंसस की बात करने से कैसे भला होगा, उसका ब्लूप्रिंट दिया आपने। मैंने एक बात और बोली सुशांत, न्याय स्कीम NYAY, न्यूनतम आय योजना। अब न्यूनतम आय योजना 2019 में उसको देश के लोगों ने रिजेक्ट कर दी। सही बात। अब आप रिजेक्टेड माल को वापिस दूसरी पैकिंग में लेके आओगे तो क्या लोग खरीद लेंगे? आप वापिस वही, इस बार आज मैं मैनिफेस्टो देख रहा था, वही क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपको पता है? क्योंकि पिछले 30 साल से जो व्यक्ति मैनिफेस्टो बना रहा वो सेम है। 30 years 30। अब अगर उसके मैनिफेस्टो बनाने में ताकत होती तो 42 पे आते क्या? उसके पास नहीं है आइडियाज, उसको छोड़ो, लीव हिम, लेट हिम लिव हिज लाइफ। पर आप इसमें, मैंने अपने पत्र में लिखा कि कांग्रेस पार्टी में को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये सोचा था नए आइडियाज को, नए लोगों को कांग्रेस पार्टी वेलकम करती है, पर नए लोगों को, नए आइडियाज को, एस्पायरिंग आइडियाज को, एस्पायरिंग जनरेशनल चेंज आइडियाज को कांग्रेस पार्टी हडल करती है, रोकती है। आपको एक और उदाहरण देता हूं। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ, मैं भी शरीक हुआ, आज सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शरीक हुए, विचार विमर्श हुआ। विमर्श का अंत ये हुआ कि 50 अंडर 50 स्कीम लाई जाएगी। ये किसने तय किया? कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कि 50% जगह 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए दी जाएगी। मैं खुद उसका समर्थक था। उदयपुर जो डिस्कशन है उसको 2 साल हो गए चिंतन शिविर को। मुझे एक पीसीसी, एक एआईसीसी, एक डीसीसी, एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, एक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप बता दो जहां पे 50 अंडर 50 फॉर्मूले के तहत काम किया गया हो। क्यों नहीं हुआ? वो क्योंकि मैंने कहा ना, आप जब अपने
निकाले हुए रेजोल्यूशन को ही पूरा नहीं कर सकते तो देश के सामने जो रेजोल्यूशन रख रहे हो वो कैसे पूरा करेंगे? आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं। ये बात मैंने बोली कि क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपने जो स्वयं के लिए तय किया, आपने स्वयं वो नहीं अपनाया, तो अब आप देश के लिए जो तय कर रहे हो, देश विश्वास कैसे करेगा कि आप जो कह रहे हो वो पूरा करोगे? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, कार्यकर्ताओं से पूछिए कौन से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लिए लोगों के लिए, 30 साल से एक ही आदमी मैनिफेस्टो बना रहा है, 26 साल से एक ही आदमी। 26 साल पहले मैं जब नौकरी करना शुरू किया था, या मैं सीए फाइनल में हूंगा, तब भी मैं उसी आदमी को देख रहा था प्रेस वार्ता करते हुए, आज भी वही कर रहा। अरे भाई, उसने 42 पे पहुंचा दिया। अब आप वो आदमी दूसरे को आने नहीं देता। क्यों नहीं आने देता? क्योंकि अगर उसको लगता है कि ही इज नॉट एलिजिबल, ही नोज दैट इफ आई विल अलाउ समवन एल्स टू डू, देन मेरे राज्यसभा में लाले पड़ जाएंगे, और मैं तो क्लास मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा हुआ, मैं क्या करूंगा? नहीं, पर गौरव भाई, मेरे दिमाग में एक चीज नहीं आ रही, क्योंकि हम दो पार्टियों का कल्चर देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है, जहां नरेंद्र मोदी कभी कभी तो पूरी मुख्यमंत्री कैबिनेट सब बदल दे रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इतनी समस्याएं हैं, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ये कुछ नहीं बदल पा रहे। मैंने आपको उदाहरण दिया ना। अब समस्याएं छोड़ो, आप अपने रेजोल्यूशन को नहीं लागू कर पाए। तो ये लोग दिन भर क्या करते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी? मैं दिन भर उनके साथ नहीं रहा कभी। मैं तो अपनी बात कहने का अपॉइंटमेंट मांगता हूं या अपनी बात उन तक पहुंचा देता हूं, मेरे पास जरिया है जो मैं कर देता हूं। तो मैं दिन भर कभी नहीं रहा उनके साथ, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। कोई ढंग का निर्णय लेने वाला व्यक्ति अध्यक्ष बन जाए तो आपको लगता है कांग्रेस में चेंज आ सकता है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, मैंने स्वयं ने उनका प्रचार किया, स्वयं ने। मुझे लगा, और वो अच्छे इंसान है, मैं फिर बोलता हूं, पर वो एक भी निर्णय नहीं लेते, एक भी, नॉट ए सिंगल। दैट इज द ट्रुथ। वो अच्छे इंसान, वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कई कांग्रेस के नेताओं से बेहतर समझते, पर कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते ये मुझे नहीं पता। मैंने कई बार उनको ये बात भी कही कि सर, ये निर्णय लेना चाहिए। मैं किसी को एनफोर्स तो नहीं कर सकता ना, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। मैंने की, हर बार की, जगह जगह जाके की, पर क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। निर्णय सिर्फ पांचवा व्यक्ति, जो संजय निरुपम जी का पांचवा व्यक्ति है, वो ले रहा है। संजय निरुपम जी ने, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, जो 5 नाम बताए थे, उस संजय निरुपम जी की लिस्ट का 5वां नाम केसी वेणुगोपाल थे, जिनका नाम गौरव भाई नहीं ले रहे, लेकिन उनके चेहरे पर स्पष्ट लिखा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि वही व्यक्ति पूरी कांग्रेस चला रहे हैं और सारे निर्णय ले रहे हैं। और उनके निर्णय के 3 आधार में से 2 बता दिए, तीसरा नहीं बता सकते। अब आपने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है कि मोदी को गाली देना और हिंदू धर्म को गाली देना क्राइटेरिया है, समझ में आ रहा है। तीसरा ऐसा क्या जो इससे भी भयानक है? तीसरा अनैतिक कार्य क्राइटेरिया है, जो इसलिए नहीं बता सकता। बस। गौरव भाई, आप जैसे कितने लोग हैं कांग्रेस के अंदर जो सैकड़ों, असंतुष्ट? 90% लीडर्स का मुझे नहीं पता। लीडर्स बड़े लोग हैं, मैं उनसे ज्यादा मैं मिक्सअप भी नहीं होता, और वो मुझे बड़े लीडर्स, मिनिस्टर्स रहे हुए मुझे तुच्छ मानते हैं, पर 90% कार्यकर्ता की सोच और मेरी सोच बराबर मिलती है। और मैं जब कार्यकर्ता बोलता हूं तो कश्मीर से लेके तिरुवनंतपुरम तक के कार्यकर्ता को मैं इंक्लूड करता हूं। उनकी सोच ये है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना कांग्रेस की बहुत बहुत जिसको कहते हैं ना, इररिपेरेबल, अनपार्डनेबल सिन है, किया है, पाप किया है। ये 90% कार्यकर्ता मानते। कांग्रेस इस बार 40 से भी नीचे आ जाएगी? मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मेरे पास एनालिसिस नहीं है। मैं सिर्फ 2 राज्यों का आपको बोल सकता हूँ, झारखंड और राजस्थान, जहां से दोनों राज्यों से मैंने चुनाव लड़ा है। राजस्थान और झारखंड में
कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें थी 2019 में उतनी सीटें रिटेन हो गई। ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप ही हो गया फिर। गौरव भाई, मुझे अब थोड़ा सा आपके नॉलेज का फायदा लेना है। लोग कह सकते हैं कि अब आप बीजेपी में आ गए इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश की अर्थव्यवस्था अभी किस स्थिति में आपको दिखती है और नरेंद्र मोदी का काम आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, आपने कहा मैं बाद में बात करूंगा, वो मेरा इकोनॉमिक सेकुलरिज्म। जब 2047 में डेवलप्ड नेशन बनाने की बात कोई प्रधानमंत्री करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को कहना चाहिए ग्रेट आइडिया है, इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये हमारे इनपुट्स है। पर हमने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अरे ये तो मूर्ख बना रहे हैं, हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। अरे भाई, 2047 का टारगेट करेंगे, मान लो आपके हिसाब से संभव नहीं है, 2048 में बनेंगे, पर टारगेट ही नहीं करेंगे तो 2097 में भी नहीं बनेंगे। आपको मैंने कहा ना, आलोचना फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। मैंने कांग्रेस पार्टी को बोला कि हमें ये लिखना चाहिए कि हम विकसित भारत ऐसे बनेंगे, ये हमारा प्रपोजिशन है। मुझे कहा गया ये तो जब हम सरकार में आएंगे जब करेंगे, हम क्यों बताएं। अरे भाई, देश का फायदा होगा तो हम सबका फायदा होगा, और सरकार में आके क्या ऐसा है जो हम नहीं बताएंगे। अगर हमें कोई चीज का अनुभव है और मान लो उसमें से एक पॉइंट से देश को 1 रुपए का भी फायदा हो जाए, 1 रुपए का हो सकता है, तो क्या वो हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम इस देश में रह रहे हैं, कि हम वो काम करें। तो अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है, मुझे कल से कई लोगों ने एक सवाल पूछा जो अभी तक आपने नहीं पूछा, पर हो सकता है आपका लिखा हुआ हो आगे, क्योंकि वो अंत में पूछते हैं मुझसे, आपका क्या रोल रहेगा बीजेपी में। मैं उनको ये कहता हूं कि मेरा एक रोल 100% गारंटीड है कि मैं प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें गिलहरी जितना योगदान दे के रहूंगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं मैंने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। मैं 20 साल से ज्यादा जर्नलिज्म में हो गया और मैं जो नरेंद्र मोदी जी को पिछले 10 साल से देख रहा हूं, मुझे इतना तो पता है, जितना मैं उनको समझ पाया हूं, कि आप जैसे हुनरमंद व्यक्ति का वो बहुत परफेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए मैंने आपका रोल नहीं पूछा, क्योंकि उनके दिमाग में कोई रोल आपके लिए जरूर होगा। मुझे आपने इस लायक माना, इसके लिए थैंक यू। और पर मैं आपको ये कह रहा हूं, अर्थव्यवस्था पे आ जाता है। मैंने खुद ने अर्थव्यवस्था पर सरकार की आलोचना की है, मैं स्वयं आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं, पर मैंने ये नहीं कहा कि साहब ये तो बर्बाद कर दिया। मैंने ये कहा ये काम गलत किया, इसको इस तरह से करना चाहिए था। ये मैंने हर प्रेस को, मेरे आप अगर प्रेस रिलीज आपके हाथ कभी आपके पास जरूर होगी, आपके ऑफिस के पास, आपके रिसर्च टीम के पास, लास्ट पैराग्राफ में मैं लिखता हूं वे फॉरवर्ड, दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आगे क्या करना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था में 2-3 साल अर्थव्यवस्था को कोरोना के दौरान भयंकर झटका लगा, हमारी अर्थव्यवस्था जबरदस्त तरीके से गिरी। कोरोना में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे गिरी, पर कुछ जो इनिशिएटिव्स है जैसे मेक इन इंडिया, अब मेक इन इंडिया एक बहुत जबरदस्त स्कीम थी, पर उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस थे, जिस कारण अगर मेक इन इंडिया में जो लिखा गया वो पूरा हो जाता तो आपको मैं आज कह रहा हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था की साइज आज ही 3रे नंबर की हो जाती, जो मोदी जी कहते हैं 3रे कार्यकाल, वो आज ही आ जाती, पर उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस थे। वो टेक्निकल इश्यूज है, अपन कभी टेक्निकल बात आपकी पाठशाला में मुझे बुलाना, तो उस पाठशाला में मैं भी चाहूंगा कि पेन से जैसे आप लिखते हो तो मुझे बड़ा लगता है कि मैं भी ऐसे ही लिखता हूं, तो मैं भी कुछ कुछ बातें लिख के आपकी पाठशाला में बताऊंगा। दूसरा, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उससे मैन्युफैक्चरिंग को ताकत मिली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे जो फोकस किया गया सरकार द्वारा पिछले 2 सालों में, उसके अभूतपूर्व परिणाम 2 साल बाद आएंगे। हाइड्रोजन के ऊपर जो एज ए फ्यूल जो इन्वेस्टमेंट और जो बजट प्रपोजल्स इस बजट में आए,
बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि द नेक्स्ट फ्यूल सोर्स विल बी हाइड्रोजन एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज दिस एट द अर्ली स्टेज। बहुत बड़ी बात है कैपेक्स के ऊपर जो थ्रस्ट है। हाँ, एक चैलेंज है इकोनॉमी का, मुझे लगता है सरकार को और हम सबको मिलकर उस चैलेंज को सॉल्व करना चाहिए और हम करेंगे। वो है एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज, मैं स्वीकार करता हूँ। और एम्प्लॉयमेंट के चैलेंज में एक एम्प्लॉयमेंट का इश्यू तो एजुकेशन के कारण है कि क्या हम बैचलर्स इन आर्ट्स जितने प्रोड्यूस करते हैं, क्या देश को उतनी ज़रूरत है? तो वो हायर एजुकेशन का भी बड़ा चैलेंज है। कई बार हम कहते हैं ना कि हायर एजुकेशन में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि वी हैड ग्रेजुएट्स इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स विच वी डोंट रिक्वायर। वी रिक्वायर ग्रेजुएट्स इन अदर डिसिप्लिन्स लाइक एनालिटिक्स, जिसमें हमें ज़बरदस्त तरीके से हमारे लोगों को, कंपनियों को आदमी नहीं मिल रहे एनालिटिक्स पे काम करने के लिए। तो क्या हम पूरे सिस्टम में एनालिटिक्स एक कंपलसरी कोर्स ग्रेजुएशन लेवल पे चालू करें तो एनालिटिक्स में हमें हमारे लोगों को, क्योंकि सारे डिसीजन आजकल कॉर्पोरेट्स के एनालिटिक्स के डिसीजन से हो गए। मार्केटिंग का स्पेंड भी एनालिटिक्स के डिपेंड, एचआर की भी एनालिटिक्स हो गई है, फाइनेंस की भी एनालिटिक्स हो गई है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जो मार्केट की जरूरत है उसके हिसाब से खेप आ रही है कि नहीं? क्या सही बात। एक चीज आपकी रह गई, आपने कहा था कि आप आर्थिक धर्मनिरपेक्षता समझाने वाले। हाँ, तो मैंने कहा कि जब आप प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत के संकल्प में एक्सेप्ट ही नहीं करते तो आप इकोनॉमिकली सेकुलर हो ही नहीं। क्योंकि जब डेवलप्ड नेशन बनेगा तो सिर्फ सुशांत सिन्हा या गौरव वल्लभ डेवलप नहीं होगा, 140 करोड़ लोग डेवलप्ड होंगे। तो जब आप उसका विरोध करते हो, उसकी मजाक उड़ाते हो, तो आप इकोनॉमिकली सेकुलर हो ही नहीं, आप सेकुलरिज्म का विरोध करते हो। तो मेरा ये प्रीमाइज है कि जब आप इकोनॉमिक सेकुलरिज्म की बात जब करते हैं कोई भी, और हमारे देश में इकोनॉमिक सेकुलरिज्म की जरूरत है। हमारे देश में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक चैलेंज है, उस पे काम हमको करना है। पर सिवाय सिर्फ क्रिटिसिज्म से काम नहीं चलेगा। फिर क्रिटिसिज्म में क्या होता है मैं बताऊं सुशांत जी, आपने मुझे क्रिटिसाइज किया तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, एक नेचुरल रिएक्शन क्या होगा पता है आपको? अच्छा सुशांत जी आप थे जब तो बर्बाद ही कर दिया था आपने, तो मैं आपसे तो बेटर कर रहा हूं, फिर आप चुप हो जाते हो, मैं चुप हो जाता हूं। आपका किसकी, आपने तथ्य दे दिया, अब मेरे पास काउंटर है नहीं, मैं चुप होके सुन्न सा बैठ जाता हूं। इससे किसका फायदा हुआ? हमें देश का अगर फायदा करना है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में कहां चैलेंज है, हमें वहां पर क्या, उस गैप को कैसे फिल करना है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे क्या चैलेंज है? हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी, ये तीन मंत्रालय आपके लिए अलग अलग हो सकते हैं, पर मैं एज ए इकोनॉमिस्ट इन तीनों को लिंक मानता हूं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंस आर लिंक्ड, दे आर वन एंड सेम थिंग। और मुझे तो लगता है मोदी जी ने दिखाया कि रिलीजन भी इसमें जुड़ा हुआ है। करेक्ट, वो तो मैं शुरू में रिलीजियस टूरिज्म जो आजकल हो रहा है, मैंने शुरू में जो 3 प्रीमाइस पे कांग्रेस पार्टी ने आघात किया, उस पे मैंने कहा एक तो देश की प्रगति और एक धर्म की रक्षा। बिकॉज विदाउट धर्म की रक्षा आप देखिए कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, कोई भी राष्ट्र। अमेरिका ने भी, अमेरिका का डॉलर नोट देखा सुशांत जी, उसमें एक लाइन लिखी हुई, वी बिलीव इन गॉड। क्या डॉलर पे लिखा हुआ है? तो इसमें क्या बात की शर्म है? आप कह सकते हो आई बिलीव इन राम, मैं भगवान श्री राम में विश्वास करता हूं। आप कह सकते हो मैं भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करता हूं। कोई और मेरा साथी कह सकता है मैं भगवान विष्णु में विश्वास करता हूं। कोई साथी कह सकता है मैं भगवान बजरंग बली में विश्वास करता हूं। तो विश्वास है, इसीलिए प्रगति है, इसीलिए आज आप और मैं बैठे हैं एक विश्वास के कारण। उस बिलीफ को नहीं टूटने, अगर वो बिलीफ टूट गया तो हम सबका जीवन निरर्थक है। कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं समझ पाई। और सर बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, मुझे आश्चर्य होता है। एक उदाहरण दे रहा हूं कि राम मंदिर बनता है, लाखों लोग मान लीजिए दर्शन के लिए आते हैं, क्या वो जिस होटल में रुकते हैं वो सब हिंदुओं के होटल में रुकेंगे?
क्या वो जिस ऑटो में बैठेंगे वो सिर्फ हिंदू का ऑटो होगा? क्या वो जिस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे क्या वो सिर्फ हिंदू का होगा? नहीं, बिल्कुल सही। मुसलमान का भी आमदनी बढ़ेगी। एक उत्तर प्रदेश का एक प्रादेशिक दल है, उसने कहा साहब हम तो स्कूल बनाएंगे, स्कूल की जरूरत थी। क्या बचकाने आर्ग्यूमेंट से। स्कूल की जरूरत किसने मना करी? अस्पताल की जरूरत किसने मना करी? सही बात। किसी ने मना करी? पर आप ये कह रहे हो कि साहब हमें इसकी मंदिर की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता साहब, उसकी जरूरत सबसे पहले, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ही हमारा बिलीफ होगा, तो ही हम एक काम को करने के पीछे भागेंगे, तो ही हमारी इकोनॉमी का पहिया घूमेगा। मुझे एक राष्ट्र का उदाहरण दे दो जिस राष्ट्र में धर्म नहीं हो और वो प्रगति कर गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। गौरव भाई, दो आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। एक तो ये कि क्या आपको उधर रहकर या इधर रहकर, दोनों जगह से, आज की डेट में जब आप देश को देखते हैं, आपको लगता है नरेंद्र मोदी इस देश की जरूरत है आज की डेट में? देखिए, ये मैंने कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में भी ये स्टेटमेंट बोला है। आपको मेरे वीडियोस वायरल चल रहे हैं आजकल मार्केट, वहां पे भी दिख जाएगा कि साहब ये तो पहले से ही वाजपेयी था। लोगों ने लिखा, मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि लोकतंत्र है। यही तो इस देश में रहने का मजा है कि आप बोलो और कई अच्छी चीजें क्रिटिसाइज करते हो तो मैं सुधरता भी हूँ। मैं तो ये भी मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी के पास जो विजन है, अब वो कैसे उनके दिमाग में जो बातें आती है, जो उनके आइडियाज है, वो साधारणतया प्रधानमंत्री के मन में आना मेरे को बहुत अचंभित करती है। जैसे मैं अभी पिछले सप्ताह 10 दिन पहले उनका बिल गेट्स के साथ एक इंटरव्यू था। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैलेंजेस बताए, मैं आपको कहता हूं कि आप एक प्रोग्राम मेरे कहने से आईआईटी बीटेक के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के साथ करना, वो इतने अच्छे से उस चैलेंजेस नहीं बता पाएंगे। मेरे कहने से करना आप कि भाई एआई, जबकि हमारा गर्व है आईआईटी, मेरे लिए मतलब एक धर्म की तरह है जिसमें एंटर होते ही मेरा सीना और सर फक्र से ऊपर उठ जाता है। तो जो उन्होंने एआई के चैलेंजेस, डीप फेक के जो चैलेंजेस बताए, मतलब मुझे ऐसा लगा, मैंने मेरी पत्नी के साथ वो प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कहा इनको कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर होना चाहिए। क्यों? जिस ईज के साथ वो बताते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को जो ईजनेस के साथ बताते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या चैलेंज, डीप फेक के क्या चैलेंजेस। एक उन्होंने बात कही, आपको याद होगा कि एक वाटरमार्क लगना चाहिए अगर एआई जनरेटेड कोई चीज। ये रिसर्च में हम बात कर रहे हैं इस चीज की, क्योंकि आज क्या होता है कि चैट जीपीटी आपका आर्टिकल लिख देता है। सही बात। आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल चैट जीपीटी लिख देता है। कई लोग ओपेड लिख रहे हैं, मैं जानता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, वो चैट जीपीटी से लिख के अखबार में छपवा देते हैं, चैट जीपीटी लिख रहा है। तो उन्होंने एक बात कही कि वहां वाटरमार्क होना चाहिए ताकि जो नहीं लगा रहा वो चोर है, जो लगा रहा है तो वो कह रहा है कि साहब मैंने तो चैट जीपीटी से लिखवाया है, तो आई एम नॉट थीफ। तो ये आज एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स उस बात पे चर्चा कर रही है, रिसर्च पेपर्स पे उस बात की चर्चा हो रही है कि भाई चैट जीपीटी और ये इस तरह के जो टूल्स है वो गलत नहीं है, पर आप उसका यूज कर रहे हो तो वह एक ऐसा सिंबल दो कि मैंने यूज करके ये लिखा है। आप मोदी जी से आमने सामने मिले? मैं पहले मिला जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री थे, और 2-3 बार उस समय मेरी मुलाकात हुई। अभी तो आपकी इच्छा होगी कि मिलें जरा? जरूर होगी, जरूर होगी, पर कुछ चीजें अच्छी है। तो जो फर्मनेस है उनके डिसीजंस के प्रति, जिस तरह से सोच है साइंस टेक्नोलॉजी में, मतलब आपको मेरी पत्नी मुझे एक बात के लिए चिढ़ाती है हमेशा। मैं फाइनेंस का प्रोफेसर हूं, मैं ऑनलाइन बैंकिंग के फ्रॉड के कारण थोड़ा सा डरता हूं। तो मैं जो
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसका यूज किए बिना पैसे चेक से दे देता हूँ। हम्म, बात जबकि आजकल जो मिलेनियल्स है वो फोन दिखा के खट से दे देते हैं, आप भी देते हो। सही बात। मेरे को मेरी पत्नी बोल रही मोदी जी से सीखो, वो चाय का पैसा भी उससे दे रहे, तुमको डर लगता है। वो मेरे को ये बात दिन भर में दो, और वो सारे पेमेंट अपने स्कैन से करती है। मैं कहता हूँ ये इसमें थोड़ा यार फ्रॉड हो जाए, कर जाए, अपने पास लिमिटेड रिसोर्स है, इसको कैसे दे दे। अरे मोदी जी से सीखो। जयपुर में जब वो हवा महल हाँ। फ्रांस के राष्ट्रपति को, क्योंकि वो मेरा जो ननियाल है उसके बिल्डिंग के बिल्कुल पास है हवा महल के, अच्छा, तो वो मैं बड़े उत्सुकता से देख रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कोई ननियाल का आदमी दिख जाए मुझे आसपास खड़ा हो। और वो दुकान भी मैं जानता हूँ जहाँ पे उन्होंने चाय पी अच्छा। फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ, तो उन्होंने खट से यूपीआई किया। तो मेरी वाइफ बोली अरे अब तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अब इसमें कुछ नहीं, तुम लगाओ। तो जो टेक्नोलॉजी का यूज प्रधानमंत्री करते हैं, जो मतलब उनकी सोच है, मतलब आपको याद होगा गौरव भाई, हाँ, संसद में मजाक उड़ा था, चिदम्बरम साहब ने मजाक उड़ाया था कि क्या वो तो सब्जी बहुत- बेचने वाला बहुत- जो है वो और मशीन- आज से 3 साल पहले ही हो गया था। गौरव भाई मुझे याद नहीं हाँ। मैं कब कैश लेके निकला हूँ, करेक्ट मोबाइल लेके निकल जाता हूँ, वॉलेट घर पे रहता है, कोई चिंता नहीं, Correct. कोई ऐसा सामान आज की डेट में नहीं है करेक्ट करेक्ट जो आप डिजिटल पेमेंट से नहीं ले करेक्ट सकते। करेक्ट। हाँ तो जी, मैं आप- लास्ट हाँ। लाइन बोलूंगा, तो जो उनकी जो टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो मुझे बड़ा आश्चर्यचकित करती। और ये मैंने बात जब कांग्रेस में था तो कांग्रेस के नेताओं को भी बोला कि यार ये चीजें हैं। और ओरेशन स्किल तो लोग मेरे को कहते हैं कि साहब आप बहुत अच्छे ओरेटर हो, मुझे कई लोग ये बोलते हैं यू स्पीक वेरी वेल, वेरी फ्लुएंट। मैंने कहा यार मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं पर आपको बता दूं कि मैं किसकी नकल करने की कोशिश करता हूँ तो शायद तुम मुझे डिबेट में भेजना बंद कर दो। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये दुख है कि आप बीजेपी में आ गए, अब संबित पात्रा और आपकी डिबेट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक आखिरी प्रश्न जिसके साथ हम ये चर्चा खत्म करेंगे कि क्या आपको कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के कोई चांसेस दिखते हैं, और अगर वो होगा तो कैसे हो पाएगा? देखिए लोकतंत्र के लिए मैं चाहता हूं कि मैं भी कांग्रेस चाहता पार्टी का रिवाइवल हो, मैं चाहता हूं इस देश के नागरिक होने। पर मारवाड़ी का एक फिर कहावत बोलूंगा कि टाबरा लखन को नहीं, मतलब बच्चे में लखन ही नहीं है तो आप उसको कितना भी कर दो, जब तक लखन नहीं सुधरेंगे आपका रिवाइवल होगा नहीं। वो दो लोग हट जाएं तो? पर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो दो लोग हटके जो दूसरे दो लोग कतार में मुझे दिख रहे हैं वो इनसे भी ज्यादा भयानक और घबराहट देने वाले हैं। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, क्योंकि अगर वो कतार वालों को नहीं करे तो बात अलग है, पर जो मुझे इनके रिप्लेसमेंट दो दिख रहे हैं वो इनको अच्छा कहलवा देंगे। और उन दो के नाम आप बताएंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई हमसे जुड़ने के लिए, और आपने बहुत स्पष्टता से बातें कही, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी में भी लोग इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, और इस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे कि हर आदमी उनका दुश्मन है। आपने पत्रकारों को दुश्मन मान लिया है जो आपकी कमियां बता रहे हैं, आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपने आसपास के लोगों को दुश्मन मान लिया है जो आपकी कमियां बता रहे हैं, आपको सुधारने के लिए कह रहे हैं। तो जैसा गौरव भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सब गलत नहीं हो सकते, कुछ तो गलती आप में भी होगी। अगर आप वो सोचेंगे तो शायद देश को एक अच्छी ऑपोजिशन पार्टी मिल पाएगी। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई। थैंक यू। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।